Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the Hindu newspaper discussion of December 25, 2023. Starting with the first article, tanker with Indian crew hit by drone in Red Sea. Regarding that, we discussed 2 days back कि highest fleet of merchant ship tanker किसके पास है, कौन से कंट्री के पास है? करुणा. आप बता दे। ग्रीस. ग्रीस। 25 to 40% आई थिंक. देख लेना नोट्स एक बार. तो रिगार्डिंग दिस आर्टिकल उसमें इट द टैंकर वाज हिट बाय द ईरानियन बेस्ड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हूथी रेबल्स यमन में. तो रेड सी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पर. इंपॉर्टेंट स्ट्रेट बाबल मंडे हो गया, स्ट्रेट ऑफ एडन एक्सेट्रा. तो सेंटकॉम यहाँ पर क्या है? जो वर्ड लिखा हुआ है सेंटकॉम, तो सेंटकॉम इसमें यूएस का जो कमांड होता है, ऐसे बात करते हैं इंडो पैसिफिक कमांड, तो एक कमांड हो गया. तो वैसे ही पूरा वर्ल्ड को उन्होंने नेवल फोर्स के हिसाब से 7 कमांड में डिवाइड किया है. तो यूएस नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड दैट टैकल्स द मेडिटेरियन सी, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा. तो सेंटकॉम इसलिए बोलते हैं. ड्रोन अटैक, तो ड्रोन वॉरफेयर जो दिखते हैं तो हर एक जगह में यूज हो सकता है. जैसे सऊदी अरेबिया में जो फेमस अटैक था अरामको ऑयल रिफाइनरी, आज से 2 साल पहले हूथी रेबल्स ने अटैक किया था उस पर. तो सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल. इट इज अराउंड 10% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन. वो ठप हो जाता है. तो ड्रोन वॉरफेयर एक इंपॉर्टेंट टूल है विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल. एंड जम्मू में भी बहुत यूज होता है। जम्मू में हम देखते हैं। यस, जम्मू में फिर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ द आर्म्स ऑफ ए ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल किलोमीटर नहीं है, तो ये याद रखना इसमें. Then coming to the next article. Kannada to be the first or second language, not third language, for class 8 from 2024-2025. तो इसमें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात किया गया है कि 3 लैंग्वेज का बात किया गया है. फर्स्ट इज इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज. तो बात यहाँ पर है कि हर एक स्टेट चाहते हैं कि अपना जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाए. तो इसको बात किया है कि कनाडा टू बी द फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, नॉट थर्ड लैंग्वेज. तो इंग्लिश और कनाडा थर्ड लैंग्वेज नहीं होगा. तो कनाडा टेक्स्ट बुक सोसाइटी ने दे हैव सप्लाइड टेक्स्ट बुक फ्रॉम 2024-25. तो आपको क्या कहना है इसमें, करुणा? मेरे अकॉर्डिंग तो इंटीग्रेशन अच्छा होता है क्योंकि बेटर लर्निंग हो पाएगी, जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे वो, क्योंकि घर में भी लोकल लैंग्वेजेस ही यूज करते हैं। बट आप इसको मतलब सेकेंडरी लेवल तक, आई डोंट थिंक सो सेकेंडरी लेवल पे ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मानसी, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने से Hmm. क्या फायदा होता है ओवरऑल, अगर ब्रीफ एक में फायदा ये होगा 4 to कि 5 there would be more, although we say कि primary education में we have a higher gross enrollment ratio, but उसको और जिन areas में कम है वहाँ पे उसको increase कर सकते हैं with the help of this, जो हम 3 language formula भी बोलते हैं under the national education policy. and जो points करुणा ने highlight करे, they are actually the reasons कि वो कैसे हमें और help कर सकता है primary education में. हम्म. और इसे बोल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्लास 8 लिखा हुआ है, फ्रॉम क्लास फॉर क्लास 8. तो क्लास 8 के पहले और क्लास 8 के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द टीचिंग ऑफ द कन्नड़ा एज अ थर्ड लैंग्वेज विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम क्लास 9 फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर कन्नड़ा लैंग्वेज को कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 तक भी, तो इम्पोज नहीं करना चाहिए
क्लास 11-12 में उसको एज अ कंपलसरी लैंग्वेज से हिंदी होता है, यहाँ पर भी हिंदी एज अ साइड लैंग्वेज है कि आप इसको ले सकते हैं, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, वैसे ही होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट भी है ना, वो जो डेवलपमेंट ऑफ एक साइंटिफिक माइंड, वो लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो बचपन में जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो डेवलप होता है बचपन में, तो थर्ड लैंग्वेज, जैसे थर्ड लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज, उसमें अच्छा डेवलप होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन औशिक यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि टेक्स्ट बुक्स उस लैंग्वेजेस में हमारे पास है कि नहीं, और फिर हाँ 11 12 और 10 क्लास की भी बात करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी नहीं होते रीजनल लैंग्वेजेस में, वो तो बात की बात है। और हायर लेवल की बात करें कि मानसी, इंटरनेशनल लेवल पे। दो तरीका होता हाँ। है, एक तो पूरा ही चेंज कर दो नाम, एक है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वर्स एंड हिंदी, तो टेक्स्ट बुक में हम्म। जो टर्म्स होगा, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है तो इसको हिंदी में त्रिकोण नहीं लिखेंगे, ट्राइंगल ही लिखेंगे इंग्लिश वर्ड में, लेकिन आप ओवरऑल समझा दो कॉन्सेप्ट कन्नड़ा लैंग्वेज में। जो ऐसे जर्मन भी ऐसे ही करते हैं कि टर्म जो मेडिकल टर्म्स है ना वो रहता है वैसे ही, लेकिन आप समझाते हो प्रॉपर जर्मन में, उससे क्या होना कि वो क्लियर हो जाता है, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में करते हैं। तो हाँ ऐसे ये अगर हाँ। साइंटिफिक, अगर साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अभी क्या होता है कि आप प्रोसेस करते हो, उसके बाद फिर आप इसको लोकल लैंग्वेज में चेंज करते हो अपने दिमाग में, फिर आप समझते हो। तो ना दो फेज है इसमें, मतलब दो फेज है इसमें, तो यहाँ पर ना लॉस ऑफ नॉलेज हो जाता है, तो वैसा नहीं हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी जो टेक्स्ट बुक सप्लाई करती है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मानसी तो बोल रही थी तुम कि रिगार्डिंग द बुक्स ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो वो बात कर रहे हैं कि द कनाडा टेक्स्ट बुक विल बी अवेलेबल क्लास 8 का होगा बाद से बट जैसे 2024-25 लैंग्वेज से। लैंग्वेज इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, तो एट द एंड ऐसा नहीं होता है कि कॉलेज लेवल पे आके जब आपको इंटरव्यूज देने होते हैं तो इंग्लिश ही मतलब डोमिनेटिंग लैंग्वेज होती है वहां पे, उसके बिना आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते? ऐसा क्यों होता है फिर? नहीं, ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो रही है कि हम्म बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज जो पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं बात हो रही कि यू हैव टू हम्म। एक्चुअली अडॉप्ट दिस लैंग्वेज हाई लेवल पे आगे भी, क्योंकि कन्नड़ा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस नहीं है, या बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हाँ समझ में आ गया, जैसे फ्रेंच सीखते हो वो, जैसे होता है ना थर्ड लैंग्वेज में हर होता होगा, तुम्हारे में वहां पर होता होगा ऐसा कि स्कूल में एक अलग लैंग्वेज होता है जिसमें स्पेनिश फ्रेंच ऐसा रहता है, रशियन सीख सकते हो। तो मैंने संस्कृत चूज किया था, तो ऐसे सबको चूज कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि आप चूज करते हो क्यों, उसमें आप थोड़ी साइंस एंड टेक या फिर फॉर्मूला याद करने के लिए, आप बस कन्वर्सेशन के लिए। तो वैसे ही इंग्लिश को वैसे ही देखना चाहिए कि भाई कन्वर्सेशन के लिए काम आएगा, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, हर एक सब्जेक्ट के अंदर में, वो लोकल लैंग्वेज या अपने दिमाग में जो क्षेत्र भाषा है उस पर होना चाहिए। वो समय लगेगा, डीकोलोनाइजेशन का बहुत बड़ा ये पार्ट, सबसे मेजर पार्ट होता है जो पूरा सोसाइटी का लैंग्वेज ही होता है, उसी से रिलेटेड हर चीज होता है। अगर आप लैंग्वेज चेंज कर देते हो तो आपका मानसिकता चेंज हो जाता है पूरा, कहीं भी देखो तो। इंग्लिश लैंग्वेज के कारण ही ऐसा है कि हम लोग वेस्टर्नाइज की तरफ जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अगर नहीं पता था, अगर बहुत ज्यादा नहीं होता तो फिर डिफरेंट होता। तो ये बात है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब देखा गया कि क्रिसमस के समय तो देयर इज अ मैसिव ट्रैफिक जैम ऑन द रोड्स, तो इससे मूड भी खराब हो जाते हैं एक तरह से कि आप जा रहे हो कहीं पर घूमने के लिए साथ में भी, और टिकट फेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट बस का 20 to 30% ज़्यादा टिकट फेयर है। फिर आई हैव बुक्ड फ्लाइट टिकट फॉर 6,000, लेकिन जैसे 3,500 4,000 रहता है। तो ये सप्लाई डिमांड का एक एग्जाम्पल है कि कैसे फेस्टिवल सीजन के समय में सप्लाई थोड़ा कम रहता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, सबको को जाना होता है घर या फिर घूमने के लिए, तो इसलिए। लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बैंगलोर ऐसे शहर में क्या कर सकते हैं मानसी? See, जैसे हम देखते कि लाइक 26 जनवरी सेलिब्रेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हुआ था, इवन G20 जो भी हमने समिट होस्ट किया था, तो द पुलिस केम टू नो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान्स अगर उनके पास होंगे तो दे विल बी बेटर एबल टू डील एंड
मतलब ट्रैफिक जैम्स को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान्स एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। उसके अलावा जो वर्ड यूज होता है, फॉर एग्जांपल रिंग रोड, जो बाईपास ऑफ रोड होता है रिंग रोड करके, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा देखा जाता है, ऐसा बाकी जगह कम है, कि हेवी ट्रक्स 30 टन्स 40 टन्स वो लेन में चल रहे हैं, फिर आप गाड़ी भी उसी लेन में चला रहे हो, साइकिल भी उसी लेन में चला रहे हो, फिर स्कूटर भी उसी लेन में चला रहे हो, तो एक ही लेन, दो लेन जिसमें सब चल रहे हैं। तो देयर शुड बी अ रिंग रोड फॉर द हेवी ट्रक्स की बाईपास कर दीजिए आप हेवी ट्रक्स को, और वो लॉजिस्टिक भी कम होगा और ट्रैफिक भी कम हो सकता है। और दूसरा कि हाँ आप बट फ्लाईओवर और एक्सप्रेस वे बनाए साइड बाई साइड, ये लॉन्ग कॉरिडोर। टर्म स्टेप, क्योंकि अगेन इसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा हाँ, लॉन्ग और टर्म है। कैपिटल शॉर्ट टर्म में चाहिए। तो हाँ, फिर शॉर्ट टर्म में हाँ जो गिवन है ट्रैफिक हम्म, मैनेजमेंट हम्म, प्लान, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट डेटा है, यस। ऑल्टरनेटिव रूट सजेस्ट किए जा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैन एनिमल, नेक्स्ट आर्टिकल, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा एग्जाम्पल दिखने को मिलता है मानसी, एग्जाम्पल ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल हमें फील्ड्स में देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफन सर्दर्न इंडियन स्टेट्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज अगेन वेस्टर्न घाट्स हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है, तो वहाँ फार्मर्स फील्ड में भी ऑफन सी की एलिफेंट्स और मैन कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। एंड इसके अलावा वी सी की रेलवे ट्रैक्स पे भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर ब्रीफ में बोला जाए तो लिख सकते हो कि कभी कभी मैन ईटर टाइगर्स होते हैं, तो रानी हम्म। टाइगर थी, या फिर हर जगह उत्तराखंड में भी जो पकड़ा गया था। उसके बाद फिर रेलवे ट्रैक बता दिए, फिर पैडी फील्ड में एलिफेंट हर्ड्स बाईपास खा जाते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा होता है, यहाँ पर होता है, खास करके अपना वाइल्ड लाइफ जोन है, दलमा वाइल्ड लाइफ जोन है, एलिफेंट से रिलेटेड है, साउथ में भी होता है। तो एक ये हो गया। तो कैसे इसको दूर कर सकते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, कुछ इनोवेटिव चीज? इनोवेटिव हमने बात करी थी पहले भी फील्ड्स में, लेकिन ऐसी प्लांट स्पीशीज हम प्लांट कर हाँ, सकते हैं विच कैन बी एलर्जेटिक टू दीज एनिमल्स। उसके अलावा हमने रिफ्लेक्टर्स की बात करी थी, मिरर डिफेक्टिव। रिफ्लेक्टर्स दैट हेल्प। सो यही मेजर तो इफेक्टिव मेजर्स तो यही हो सकते हैं। तीसरा, और हाँ ये सही है, जो सस्ता है, तीसरा जो और भी यूज किया जाता है, हनी बी, कि हाँ राइट। हाँ, कि इसको प्रमोट किया जा रहा है, बाउंड्री बिटवीन द एग्रीकल्चर लैंड एंड द फॉरेस्ट। तो वहीं पे हनी भी, तो उसके कारण क्या, आपका हनी भी मिल जाता है और दूसरा एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट भी होता है, क्योंकि वो आना नहीं चाहते कभी भी एनिमल वहाँ उस तरफ। कंप्लाई विद कनाडा साइन बोर्ड रूल्स, शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफिस कमिंग अंडर द सिविक बॉडी लिमिट मस्ट कंप्लाई विद द कनाडा साइन बोर्ड रूल्स। ऐसा बोला गया, बोला है कि साइन बोर्ड हैव शुड हैव एटलीस्ट 60% ऑफ कनाडा ऑन देम, मतलब साइन बोर्ड में 60% कनाडा रहना चाहिए, बाकी सब फिर लिखिए दूसरे लैंग्वेज में। तो अकॉर्डिंग टू यू मानसी, ये क्या है, क्या क्या कमेंट करोगे इसके ऊपर में? ओके, यहाँ पे ये जैसे रीजनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो रीजनल लैंग्वेज में साइन बोर्ड्स होंगे, सो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए इट वुड बी बेटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बात करते हैं। एंड मतलब बट ये भी अभी कहीं कहीं जगह देखा जाता है कि साथ में इंग्लिश में भी वो मेंशन होता है फॉर द टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट अगर आते हैं तो दे इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड इन द रीजनल लैंग्वेजेस। सो एक लाइक अच्छा स्टेप है फॉर द लोकल्स ऑल्सो। एंड इसके हम्म, अलावा तो आई डोंट थिंक सो, मतलब और कुछ इस पे बोल सकती हूँ मैं। हम्म। If anyone is for not adhering to the guideline after the deadline, he will be punished. He shall be punished. तो ये एक तरह से लिंग्विस्टिक चौविज्म दिखाता है लॉन्ग टर्म में, कि जो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड जो एक्टिविज्म होता है स्टेट के अंदर में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस, और फिर पॉलिटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट असेंबली, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं ओवर देश। कि अगर आप देखोगे कि इंस्टाग्राम बाकी समय भी, कि साइन बोर्ड तोड़ा जाता है, हटाया जाता है कि हिंदी नहीं होना चाहिए, सिर्फ कन्नड़ा होना चाहिए।
तो ऐसा कर सकते, सोल्यूशन इसका है कि कनाडा मेजर बड़ा होना चाहिए, नीचे में इंग्लिश हो गया, थर्ड लैंग्वेज ऐसा हिंदी छोटा सा रहना चाहिए, मानसी, ताकि कोई माइग्रेंट हम्म। वर्कर है कहीं पर भी जिसको हिंदी नहीं पता, हाँ वही है वो हिंदी में कि ओनली, हाँ ओनली रीजनल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज लोकल्स के लिए बेनिफिशियल है, लाइक स्पेसिफिकली अगर रूरल एरियाज की हम बात करें, द पीपल हु कम्यूट, तो उनके लिए वो बेटर हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इंग्लिश भी होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए। पहले लैपटॉप बहुत मोटा हुआ था करता, आज पतले कैसे हो रहा है? मतलब क्या चीज इनोवेशन हो रहा है जिसके कारण हम लैपटॉप पतले होते जा रहा है, कौन सी? आई थिंक जो हार्ड डिस्क होती है, एक तो उसमें वी सी की सम इनोवेशन इज देयर, क्योंकि हार्ड डिस्क का साइज पहले बहुत बड़ा होता था, वो बहुत ब्रॉड होती थी, थिक होती थी। और वीसी की इसमें जो चिप टेक्नोलॉजी है, अब उसके ऊपर ही मेजर किन से लैपटॉप्स और जो हमारे कंप्यूटर उस पे फंक्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पे वी हैव सम मेजर इनोवेशंस। हाँ, थ्री और थ्री स्क्रीन पे एरियाज भी है। हम्म, तीन जगह पर है। पहला है कि स्क्रीन जो है वो पतले होते आ रहे हैं, ऐसे पहले एलसीडी होते थे तो फिर धीरे धीरे वो टीएफटी हो गए, उसके बाद फिर ओलेड हो गए, तो चेंज होते आ रहे हैं, पतले होते आ रहे हैं। दूसरा हार्ड डिस्क, जैसा बता दिया, पहले डिस्क होता था, अब पे सॉलिड ड्राइव डिस्क होता है, एसडीडी हो जाता है। उसके बाद फिर पावर जो था, बैंक था पहले, मोटा बैटरी लगता था, बैटरी सेल होता था उसके अंदर में। जब पुराने लैपटॉप में देखोगे 2005 में, तो बैटरी होता था मोटा मोटा में, बैटरी। तो हम्म। अभी पतला हो गया वो, एक तरह से लिथियम आयन बेस्ड बैटरी हो गया जो सीट में होता है, तो उसके कारण पतला हो गया। दूसरा चिप, चिप पहले बड़ा होता था, अब छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे, मदरबोर्ड भी छोटे होते हैं, तो ये सब जगह इनोवेशन है हर जगह। तो ने कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वीरशैव लिंगायत। मानसी, वी हैव डिस्कस्ड, इसके बारे में बताओ, वीरशैव लिंगायत। तो लिंगायत, फर्स्टली अगर हम स्टेट की बात करें तो वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ कर्नाटका। लिंगायत आई थिंक भक्ति से भी रिलेटेड है टाइप, मतलब मैं डायरेक्टली कैसे इसको पुट अप करूँ, लिंगायत भक्ति सेंट्स आई थिंक बोल सकते हैं। तो लिंगायतिज्म है, इसको फाउंडर थे 12th सेंचुरी में, एक फिलोसफर थे, सेंट थे, बसवन्ना। ही फाउंडेड द लिंगायत कम्युनिटी इन कर्नाटका 12th सेंचुरी। और वो, ही हैड फॉट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल हिंदू वैल्यूज, और जो रिस्ट्रिक्शन था विथ रिस्पेक्ट टू द पेट्रियार्कल नोशन ऑफ द रिलीजन, उसके बाद फिर कास्ट सिस्टम, और फिर आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप डायरेक्टली अपोज नहीं करते, बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं, और आप रिचुअल से अलग आप कर सकते हो, भगवान को मान सकते हो, जरूरी नहीं कि रिचुअल होना जरूरी है। तो उसके बात करते थे। तो ये लिंगायतिज्म का मेजोरिटी ऑफ द गॉड तो है शिवा है इसमें। यहाँ, ठीक, अच्छा शिवा, यहाँ तो पे वीर मेरा शैव है। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन ये है कि इफ देयर इज अ स्टेटमेंट कि बसावना की अपोज्ड आइडल वर्शिप, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये अपोज आइडल वर्शिप नहीं, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आइडल वर्शिप का अपोज तो किए, ऐसा नहीं होगा कि ना एकदम कट्टरवाद टाइप की, मतलब अपोज आइडल वर्शिप, हाँ कि भाई आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, आप ऐसे करिए, हम्म। और दोनों फर्क होता है। नयनार और लिंगायत में क्या फर्क होगा? जैसे नयनार भी शिव भक्त में ही आते हैं, और जो लिंगायत है उनमें भी, तो नैनार उनमें और भी डिफरेंस। अलवर में बस ये, उसमें बाकी समय ये फर्क है कि उनका जो एलिमेंट था, नॉर्दर्न साइड का एलिमेंट नयानर में वो है। लिंगायत एक तरह से अगेंस्ट ब्राह्मणिकल है, नयानर और मैं और अलवर अगेंस्ट पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट उसके अंदर में है कि वो बात करते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन है। नयनार और अलवर जो है इंटीग्रेशन विद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। लिंगायत अपने आप को थोड़ा यूनिक थोड़ा मानते हैं, उनका अपना एक तरीका है बात करने का, अपना विचार रखने का, फिलोसफिकल भी थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे, इसलिए वोकालिका, वोकालिका स्पेसिफिक कम्युनिटी है, कास्ट है वोकालिका, जो आई थिंक 10 to 5% है कर्नाटका में। तो कास्ट है वो एक रिलीजन नहीं, अलग से कम्युनिटी नहीं। तो मैं बता रहा था ना इसमें कि, तो वही जो बात करते हैं कि ब्रदर होना चाहिए, हुड होना चाहिए, पीस होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन होना चाहिए, कास्ट का अगेंस्ट बात होता है, विमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो ये सब बात करते हैं बस बात। वीर सैवा लिंगायत, तो इनका क्या स्पेसिफिक डिमांड रहा है?
अब ये आते हैं पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। ये तो बात हो गया रिलीजियस के हिसाब से कि इनका क्या आइडियोलॉजी है। अब आते हैं कि इनका क्या रहा है, हमेशा कंसर्न क्या रहा है मानसी। कंसर्न इनका हमेशा रहा है कि द डिमांड फॉर रिजर्वेशन हाँ ट्रू। तो जब हम इन रिलेशन क्यों बाइट्स। बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, दिखा हुआ ना, डोंट डिस्क्राइब योर सेल्फ एज हिंदूज। हिंदूज होने से क्या फायदा है, क्या घाटा है। तो घाटा ये है कि जो आपको एक अलग से आर्टिकल 25-28 के अंदर में, आप अगर हिंदू नहीं है तो आप माइनॉरिटी में कहलाएंगे। माइनॉरिटी का फिर आपके पास स्टेट इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। आपको थोड़ा टैक्स कम पे करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, इसमें इंस्टीट्यूशन का बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में। और मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन आप कर सकते हैं, आप अपना फेथ को फैला सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो थोड़ा फायदा है, प्रिविलेज है। तो यही पता है, अगर मैं हिंदू में हूँ तो मुझे रिजर्वेशन चाहिए। तो इनका हमेशा रहा है कि मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, और अ, तो इसी का हमेशा रहता है। स्टेट शुड डिक्लेयर बसवाना टू बी कल्चरल लीडर ऑफ द स्टेट। ये केवल मैं मानसी लो तो मैं सर्च करता हूँ। अंजनदरी हिल्स इन कोपल डिस्ट्रिक्ट टू पार्टिसिपेट इन द हनुमा माला विसर्जन। सो रीजनल फेस्टिवल हो सकता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, सर्दर्न स्टेट्स में ही है। महाराष्ट्र में भी इट इज सेलिब्रेटेड। तो हनुमा आई थिंक इट वुड बी रिलेटेड टू हनुमान हो सकता है, माला विसर्जन। ठीक है। हाँ, बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड हनुमान विद कलरफुल लाइट्स, अच्छा, तो कोपल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो entire है hill which is believed to be a birthplace of Lord Hanuman. ठीक है, अंजनदारा हिल्स, तो इट इज इन हाँ विच अंजनी स्टेट? पुत्र, हाँ वो, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, राइट। हम्म, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि हाँ ये वर्ड से थोड़ा गेस तो कर सकते हैं। हम्म, तो क्रिसमस से तो प्रेरणा, तो क्रिसमस से क्या सीख सकते हैं, क्रिसमस से क्या सीख सकते हैं हम लोग ओवरऑल। सीजन अभी क्रिसमस का है, तो उससे इंडिया को क्या फायदा होगा, सोसाइटी को क्या फायदा होता है क्रिसमस से, ब्रीफ में बताना। करुणा। आई थिंक बेसिकली हम फेथफुलनेस की बात कर सकते हैं इसमें। और कौशिक, सबसे पहले यहाँ पे ये हाँ बात करनी हाँ। चाहिए ना कि सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं क्रिसमस? हम्म, आइडिया क्या है उसके पीछे, द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेटिंग क्रिसमस? क्राइस्ट, आज के दिन जीसस क्राइस्ट का जो भी सैक्रिफाइस बर्थ हुआ हुआ है और फिर बर्थ हुआ था, तो हाँ बर्थ से रिलेटेड है। So yeah, Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ, who Christians believe is the Son of God. So, and the name Christmas comes from the Mass of Christ or Jesus. So एक mass service है, which is sometimes called communion or Eucharist. So this is where Christians remember that Jesus died for us and then came back to life. तो इसमें क्रिसमस से वैल्यूज, क्रिसमस का ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी के लिए कैसे फायदेमंद है, वो बताओ, वही पूछ रहा था प्रेरणा। तो वैल्यूज में इट टॉक्स अबाउट पीस, प्रोस्पेरिटी, होप, पॉजिटिविटी। तो इसलिए these ideas and values, these becomes important for the perspective of society. And इसमें हम unity and diversity की बात कर सकते हैं कि people of we can say other community also celebrating Christmas, specifically today times when we see. So that is also intermingling of the ideas behind this festival. ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट
पीटी फैट के हिसाब से सेंट मैरीज बेसिला, ये बैंगलोर कर्नाटका में, रोमन कैथोलिक 1882 में बना था ये। गॉथिक स्टाइल, गॉथिक स्टाइल क्या? Basil there in Goa also, no? हाँ Saint बता Xavier. रहे हो इसका, हाँ हाँ वो ले लेंगे एक इसके बाद। तो गॉथिक स्टाइल क्या होता है मानसी? Gothic style is the architectural style. हाँ मतलब जो कहाँ से? वो तो I हाँ think स्टाइल है। ग्रीक से है। नहीं, ग्रीक। गॉथिक यूरोपियन हो गया। जो हमेशा जो ग्रीक का उस तरफ से है, रोमन स्टाइल होगा हमेशा से, क्लासिकल रोमन रोमन स्टाइल होगा। गॉथिक में क्या होगा ना, देखना हमेशा कि ये जो टावर रहेंगे ना, जैसे इंडिया में क्या होता है सिखारा, तो लंबे लंबे टावर है लगातार। तो ऐसे गॉथिक स्टाइल में जो टावर्स होंगे ना, बहुत ब्यूटीफुली लगेगा कि कभी प्रिंस ऑफ पर्शिया का भी देखोगे ना, या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, उसमें जो इतना हाई टावर रहता है, तो वैसे टाइप स्टाइल हाँ। बना रहेगा टावर्स का। या फिर हाँ, सबको तो हैरी पॉटर देखे ही होगा, तो इन जनरल तो हैरी पॉटर का जो मेन जो है ना, तो उसका जो टावर है वो गॉथिक स्टाइल है एक तरह से। तो 12th सेंचुरी 16th सेंचुरी के बीच में गॉथिक स्टाइल प्रमोशन हुआ था, और इट वाज प्रमोटेड बाय रेनेसां आर्किटेक्चर, तो हर जगह एक फेमस तो ये। और गोवा में सबसे ओल्डेस्ट चर्च वही है, जो सेंट मैरी वाला, एंड बैसिला ऑफ बैसिल। बॉम जीसस हाँ, इसको बॉम बोलते हैं। जीसस। इस तरह से वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोंकण रीजन। हाँ, आर्किटेक्चरल स्टाइल वो गोथिक ही है। हम्म। वो ब्यूटीफुल चर्च, आई हैव बीन देयर। तो पोर्तुगीज चर्च है, वो बनाया गया था 1594 में। तो पोर्तुगीज इंक्विजिशन पीरियड जो इन गोवा में हुआ था, इट वाज अ ड्रेडफुल, और उस समय बनाया गया था चर्च इनका, सेंट फ्रांसिस जेवियर। वी कैन टॉक अबाउट सेंट जेवियर आल्सो, उनसे हिज हाँ ठीक है, कंट्रीब्यूशंस इन। फ्रांसिस सेंट जेवियर 1506 1552 थे, कैथोलिक मिशनरी थे। कैथोलिक मतलब अगर देखा जाए क्रिश्चियन के अंदर में कैथोलिक होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट का मानना यह रहता है कि आप ओरिजिनल सिन को नहीं मानते। जैसे आप जो पैदा होते हैं, तो इसका मतलब कि कैथोलिक मानते हैं कि आपका पैदा ही एक तरह से लाइफ में इस मॉर्टल बॉडी के अंदर गलत है, आपको ठीक करना है जिंदगी। वो ऐसा मानते नहीं, आप बोलते हैं कि आपको जो भी जिंदगी जीना है इसी में जीना है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स, तो प्रोटेस्टेंटिज्म इज रिलेटेड टू द रेनेसां। कैथोलिक कंजर्वेटिव हो गए। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है कि जो लोकल फेथ है, लोकल फेथ, और उसका इंटीग्रेशन होगा कैथोलिक से। इसलिए रशिया में ऑर्थोडॉक्स है, लैटिन अमेरिका में ऑर्थोडॉक्स है। और लेकिन कैथोलिक जो है वो कुछ कुछ जगह पर है, स्पेन हो गया, पोर्तुगल हो गया। और प्रोटेस्टेंट है वो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस है प्रोटेस्टेंट है। तो ये डिफरेंस है कैथोलिक है। ये जो हाँ बैसिलिका ऑफ बॉम जीसस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ हाँ, और दूसरा चीज कि इंडिया में जो भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है इंडिया में, सब कैथोलिक स्कूल है, कोई प्रोटेस्टेंट या कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं। बहुत कम है, कोई नहीं है, गलत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा, बहुत कम है, बहुत कम है, 90-95% सब कैथोलिक है ओवर। हम्म। तो मिशनरी पता चले, सोसाइटी ऑफ जीसस, जेसुइट इसको बोलते हैं। वो एक तरह से रिलीजियस ऑर्डर है क्लेरिक के, जिनका कनेक्शन डायरेक्टली पोप से होता है, वो भेजते हैं हर जगह। तो इग्निशियस ऑफ लॉयोला, इट वाज फाउंडेड बाय, और जो लॉयोला, मैं स्कूल पढ़ता हूँ यहाँ पे भी फाउंड हुआ था इसी में, इन इग्निशियस ऑफ लॉयोला। और हर जगह भेजा जाता है, आप पढ़ाइए, आप ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स करिए, तो जेजुइट हो गए। तो फ्रांसिस जेवियर इंडिया में आए थे, और ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर। तो वो वही कि क्रिश्चियन लाइट के हिसाब से आप बोले थे कि लोकल्स बार्बरिज्म है, वो एक तरह से डार्क में रहते हैं, तो उसको क्राइस्ट के लाइट की तरफ पहुंचाना है, तो वो उसमें हेल्प किए थे। तो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द पोर्तुगीज इंक्विजिशन। तो उनका थोड़ा नेगेटिव रोल भी रहा है गोवा इंक्विजिशन के समय में, जिसमें लोकल पीपल, नेटिव्स का भी प्रोसिक्यूशन हुआ था। लेकिन ओवरऑल अभी अगर बात किया जाए, तो ही वॉज अ प्रोमोटर ऑफ द फेथ, बोल सकते हो। मानसी, यस। ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिख सकते इसको, लेकिन ये पता होना चाहिए। होस्ट ऑफ द क्रिसमस प्रेजेंट,
तो नॉर्मल से रिलेटेड है, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है upbeat outlook 2023 was a tumultuous year for the student who are looking to go abroad for higher studies. तो बियॉन्ड बेट्स एंड बाउंड्रीज इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2023 ये बात की है कि डायरेक्ट स्पेंडिंग ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स इज अमाउंटिंग टू $47 बिलियन। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है ऑन द हायर एजुकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया। और $70 बिलियन एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में वो हो जाएगा $70 बिलियन। तो जो आउटफ्लो ऑफ द करेंसी, आउटफ्लो ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व है, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो पैसा जा रहा है बाहर उसको इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए जो इंडिया में पॉलिसी आ गया कि देयर शुड बी अ म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हायर एजुकेशन ऑफ द यूएस, यूके और इंडिया के साथ, या फिर इंडिया में जो टॉप टियर इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में आप फंडिंग बढ़ाइए, उसको ऑटोनॉमी दीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दीजिए, तब जाकर हो सकता है। नहीं तो आउटफ्लो ऑफ रिजर्व हो गई। पॉपुलर सब्जेक्ट क्या है जो बाहर जो लोग जाते हैं? स्टेम हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो करुणा, यूक्रेन में लोग क्यों जाते हैं मैक्सिमम? जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तब इंडियन गवर्नमेंट हैड यूज्ड सेवरल एयरक्राफ्ट फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन फ्रॉम यूक्रेन। तो यूक्रेन में लोग क्यों पढ़ने आते हैं मैक्सिमम? यूक्रेन में जैसे हमने देखा था मेडिकल स्टूडेंट सबसे हम्म, ज्यादा थे, तो हम्म, वो इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो कम है इंडिया से, अगर हम मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो हम्म। इसलिए आई गेस वहाँ पे जाते थे। एंड ये एजुकेशन और बाहर जाने से रिलेटेड ये भी बोलते हैं कि इंडिया मतलब धीरे धीरे फेस कर रहा है ड्रेन ऑफ ब्रेन। तो आप एग्री करते हो उससे कि जो क्रीमी लेयर है वो बाहर जा रही है पढ़ने के लिए? हाँ, मैं एग्री करता हूँ कुछ हद तक। हाउ फार बोलेगा तो कुछ हद तक ही एग्री करता हूँ इसमें। क्योंकि बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो अ, जैसा ग्रोथ होना चाहिए एजुकेशन का और जैसे हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, तो लोग बाहर जा रहे हैं। नहीं, उसमें कोई लोग वापस भी आ रहे हैं इंडिया में, तो अब ऐसे धीरे हो धीरे सकता वी आर सीइंग ये साइकिल रिवर्सल हो रहा है इसमें, बट ब्रेन ड्रेन हमने बात भी करी थी डंकी रूट की भी, कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इवन एम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से भी वी आर फेसिंग इट इज नॉट जस्ट ओनली इन द क्रीमी लेयर और द द अपर क्लास, बट यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं कि हाउ वी कैन रिवर्स दिस ट्रेंड। सो वी हैव बीन सीइंग इवन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि वी हैव टॉक्ड अबाउट कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपना कैंपसेस ओपन करें सो दैट द स्टूडेंट्स दे डू नॉट गो टू अदर कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन। है। इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट आर्टिकल में, इंडियन जॉब क्राइसिस द माइक्रो इकोनॉमिक रीजंस। एक बार ले लो मानसी, मैं एक बार देख लेता हूँ इम्पोर्टेंट चीज। जॉब क्राइसिस और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ने बात करी है पहले भी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की जब बात करते हैं तो हम हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। सो इसमें हमने बात करा था कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट is also increasing, but the real wages are not increasing. And secondly, the woman employment is increasing more in the self-employed sector. Self-employment मतलब they are coming up more in the startup industry, innovative areas. खुद के businesses open कर रहे हैं। So formal sector में formalization of jobs में the we can say women participation should increase, एक ये aspect हो जाएगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट में वी कैन ऑल्सो कंपेयर है रूरल एंड अर्बन एरियाज में। सो दिस ऑल्सो वी हैव डन, एंड इसमें हमने बात करी थी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उन्होंने भी डेटा रिलीज किया। सो वी टॉक्ड अबाउट कि अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कंपेयर टू द रूरल एरियाज। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अब हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द स्किल्स मिसमैच, द
सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि जो हमारी एजुकेशन है, द स्किल्स दैट वी हैव, जो हमारे पास डिग्री है, दे आर नॉट synergetically in sync with what is actually the demand in the job market. So that gap needs to be bridged. Apart from this, we talk about structural reforms in agricultural sector, we talk about disguised unemployment. So that structural shift, it was happening, but again जो हमने advantage देखा, that have been lost because of the COVID-19 pandemic, because of the we saw huge amount of reverse migration during that particular point of time. तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये बहुत स्लोली चेंज इंडिया में हो रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो एक वो बात हम कर सकते हैं यहाँ पे. सो फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन पुट अप एंड शेयर योर आइडियाज ऑन दिस. जैसे बात की जा रही है कि फिजिकल पॉलिसी वाज टू परसीव द इंक्रीज लेबर डिमांड बाय द स्टिमुलेटिंग आउटपुट. हाँ, इसमें इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क फोर्स थ्रू बेटर पब्लिक प्रोविजनिंग ऑफ द एजुकेशन हेल्थ केयर. स्किल गैप्स इसको कम कर सकते हैं. और डायरेक्ट पब्लिक जॉब क्रिएशन मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करें. NHA हो गया, पोर्ट डेवलपमेंट, भारतमाला, सागरमाला, गति शक्ति एक्सेट्रा, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन है वो. मेंटेनिंग डेट स्टेबिलिटी और फिर इंक्रीजिंग द डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो. ये तभी हो सकता है, जैसे मानसी ने कहा, कि फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी होगा, तभी अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक ब्रैकेट के ऊपर जाएंगे तो करेक्शन बढ़ेगा. और इसी में एंड ये लास्ट पैराग्राफ में जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, वो इसी से रिलेटेड है जो हाईलाइट किया है आपने ऊपर. यहाँ पे स्पेसिफिकली वो महालनोबिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं. सो ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया. मतलब, सो हाँ, ये बात पोस्ट वही करे ना कि इंडिपेंडेंस. बाइंडिंग आउटपुट एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आप हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए. महानोबिस कब थे? 1950 के समय में थे. तो सेकंड जो प्लान है, 5 ईयर प्लान, वंस यू कैन करेक्ट मी, तो उसमें हाँ, महानोबिस स्ट्रैटेजी का बात होता है कि हेवी इंडस्ट्री को प्रमोट करिए. तो इंडिया में अभी हेवी इंडस्ट्री प्रमोटेड है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जैसा होना चाहिए ग्रोथ, और जैसा होना चाहिए कि लार्ज स्केल पे जैसे चाइना ऐसे, वैसा नहीं किया अभी तक. वो कर रहे हैं धीरे धीरे. तो वही स्ट्रैटेजी की बात हो रहा है. मानसी, यू कैन ऐड. हाँ, वहाँ पे उस टाइम पे भी ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो टर्म है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी. तो वो उनकी स्ट्रैटेजी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. अब हम ये यहाँ पे यही बात करें, जैसे औशक ने बोला कि आज के टाइम में हम इस स्ट्रैटेजी को क्या यूज कर सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं. क्योंकि अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है. तो वही बात है यहाँ पे. ओके. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना कल ही तो. हाँ, ये कल ही किया हमने पीटी वाले में. अच्छा था, मेरे को, मुझे याद नहीं थे बोला कि द मीटिंग ऑल्सो कंक्लूडेड विद मेंबर स्टेट मॉरिशस, श्रीलंका, ऑब्जर्वर स्टेट है बांग्लादेश, सेशल्स. इट अंडरटोन्स इन्वॉल्विंग द डायनेमिक्स ऑफ इंडियन ओशन. तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को हम लोग जोड़ सकते हैं इंडियन इंडियन ओशन में जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स, उससे तो एग्जाम्पल सो लिख सकते हैं. अच्छा एग्जाम्पल है. इंडिया बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का. एक्सपैंडिंग द CSE टू मॉरिशस, सिसलीस एंड बांग्लादेश, इसको ऐड करना चाहिए क्योंकि अभी मालदीव और श्रीलंका है और इंडिया है सिर्फ. सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कैपेसिटी ऑफ द आइलैंड टू सिक्योर द सीज, काउंटर